Dear students, today's topic is on origin of life by Dr. Yogita Ninama, Assistant Professor Zoology, SBP Government College, डूंगरपुर। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे, कब और कहाँ हुई? वैज्ञानिकों एवं दार्शनिकों ने समय समय पर इन प्रश्नों के उत्तर में अपनी अपनी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं। इनमें प्रमुख परिकल्पनाएं जो हैं उनमें पहली है स्वतः उत्पादन या अजीवा जीवोत्पत्ति मत। दूसरी परिकल्पना है विशिष्ट सृष्टिवाद। तीसरी ब्रह्मांडवाद। चौथी प्रलयवाद एवं आकस्मिक अकार्बनिक उत्पत्तिवाद का मत। इसके बाद आधुनिक परिकल्पना आती है जिसमें हम ओपेरिन सिद्धांत को पढ़ेंगे और स्टेनले मिलर का जो प्रयोग था उसके बारे में हम देखेंगे। ओपेरिन सिद्धांत 1924 में रूसी वैज्ञानिक अलेक्जेंडर ओपेरिन द्वारा प्रस्तावित जीवन की उत्पत्ति के बारे में एक परिकल्पना है। यह सिद्धांत बताता है कि सभी जीवन अनायास सामग्री से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि मीथेन, जलवाष्प और हाइड्रोजन। इस सिद्धांत के अनुसार, जिसे ओपेरिन हेल्डेन परिकल्पना भी कहा जाता है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति रासायनिक विकास की धीमी और क्रमिक प्रक्रिया का परिणाम थी जो संभवतः 3.8 अरब साल पहले हुई थी। इस सिद्धांत को स्वतंत्र रूप से 1928 में ओपेरिन और JBS हल्दाने, एक अंग्रेजी वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इन वैज्ञानिकों ने सोचा कि आदिम पृथ्वी में एक घटता वायुमंडल था, जिसका मतलब ऑक्सीजन गरीब वातावरण था जहां अणु इलेक्ट्रॉनों का दान करने के लिए प्रवृत्त थे। इस परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति और फिर इस पर जीवन की उत्पत्ति की पूरी प्रक्रिया को हम संक्षेप में 8 चरणों में बांट सकते हैं। इसमें पहला चरण है परमाणु अवस्था। यहाँ पे स्टेप्स दे रखी हैं अलग अलग, जिसमें पृथ्वी के रासायनिक उद्विकास का चित्रण दे रखा है, जिसमें हम पहले स्टेप में देखेंगे परमाणु अवस्था। पृथ्वी का अति प्रारंभिक स्वरूप एक ज्वलित वाष्प पुंज के रूप में था। इसमें सभी तत्व परमाणु के रूप में उपस्थित थे। पृथ्वी का तापमान लगभग 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड था। धीरे धीरे पृथ्वी का ताप कम होने से भारी परमाणु जैसे तांबा, निकेल, लौह आदि पृथ्वी के केंद्र में एकत्रित हुए, जिससे पृथ्वी का केंद्रीय भाग बना, जबकि हल्के परमाणु हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन आदि से वायुमंडल बना। आज भी पृथ्वी का केंद्रीय भाग पिघले हुए लावा के रूप में ही है। तो हम ये देखते हैं कि किस तरह से प्रारंभिक समय में स्वतंत्र परमाणु उपस्थित थे। द्वितीय चरण, जिसको हम अणु अवस्था चरण कहते हैं। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हो रही थी, वातावरण अपचायक था। सबसे हल्के तथा क्रियाशील परमाणु हाइड्रोजन ने विभिन्न तत्वों से संयोग करके जल, मीथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन साइनाइड, जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्वतंत्र परमाणु से अणु बन गए। पृथ्वी के गर्म होने के कारण जल तरल रूप में न होकर वाष्प रूप में था। जलवाष्प ठंडी होने पर जल के रूप में पृथ्वी पर बरसने लगी और स्नेह पृथ्वी ठंडी होती गई। यद्यपि अनेक वर्षों तथा पृथ्वी पर गिरे हुए पदार्थ गर्मी के कारण गैस में परिवर्तित होते रहे होंगे, लेकिन इस वक्त कुछ ठोस भी थे, जिसके कारण पृथ्वी का स्थल मंडल बना। अंत में अतिवृष्टि के कारण
आदि सागरों का निर्माण हुआ। आदि वातावरण में ऑक्सीजन के परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं रहे। तीसरे चरण में देखेंगे हम कि किस तरह से कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति और उद्विकास हुआ। संभवतः आदि वायुमंडल से मीथेन सबसे पहले बनने वाला कार्बनिक यौगिक था। मीथेन से एथेन, प्रोपेन, एसिटिलीन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स तथा कार्बनिक लवणों का निर्माण हुआ। विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के बहुलीकरण तथा संघनन के फलस्वरूप निम्नलिखित जटिल यौगिक बने होंगे, जिसमें शर्करा, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स जिसको हम वसी अम्ल कहते हैं, एमिनो अम्ल, पिरिमिडिन्स, प्यूरिन्स। तो हम ये देखते हैं कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो अणु से परमाणु बने, परमाणु से अणु बने, उसके बाद अणु से फिर ये हाइड्रोकार्बन्स के रूप में निर्मित हुए, एथिलीन, एसिटिलीन, और ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स थे वो आगे जाके ग्लिसरॉल, फॉर्मेल्डिहाइड से होते हुए एमिनो एसिड में जो सूर्य की जो गर्मी थी उससे परिवर्तित हुए। तो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से विद्युत ऊर्जा, अंतरिक्ष किरणों तथा ज्वालामुखियों से उत्पन्न ऊर्जा तापमान ने उपयुक्त पदार्थों के संश्लेषण के लिए जो ऊर्जा है वो प्रदान की होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो ये रेखा चित्र है वो 4 जो चरण हैं प्रारंभिक, उनको बताता है कि किस तरह से परमाणु अवस्था से अणु अवस्था और कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद चौथा चरण आता है जिसमें कोलाइड्स बनते हैं, कॉन्जर्वेट्स बनते हैं। अब जब कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति हुई तो हम देखते हैं कि जैसे ही पृथ्वी का तापमान कम हुआ, जलवाष्प तरल बन गई, तो बिजली की कड़क के साथ पृथ्वी पर बरसने लगी। करोड़ों वर्षों तक गर्म स्थलमंडल को छूते ही वाष्प बनकर जल वापस उड़ता रहा। अंत में जब स्थलमंडल का तापमान 100 डिग्री से कम हुआ तो इस पर जल रुक सका। तो इस तरह से पृथ्वी पर पानी की उपस्थिति हुई और सागरों का निर्माण हुआ। अब हम बात करते हैं कॉन्जर्वेट्स ड्रॉप की। जो कोलाइड्स बने, एमिनो एसिड से आगे की प्रक्रिया होती है चौथे चरण में। इसमें आदि सागर के जो गर्म सूप जिसको हम कहते हैं कोलाइड्स में उपस्थित विभिन्न यौगिकों के अणुओं में परस्पर प्रक्रियाएं हुई और उस गर्म सूप से नए यौगिक बनते रहे। प्रयोगों द्वारा सिद्ध हो चुका है, प्रयोग जो हम देखेंगे स्टैनले मिलर का प्रयोग, कि जल में घुले जटिल कार्बनिक यौगिकों के विशिष्टता विद्युतावेशी प्रोटीन्स के अणु एकत्रित होकर बड़े कोलाइडल पार्टिकल्स बनाते हैं और ये कोलाइडल पार्टिकल्स फिर समूहों में एकत्रित होकर अघुलनशील बूंदों के रूप में कोलाइडल तंत्र बनाते हैं। तो इन्हीं को ओपेरिन के कॉन्जर्वेट्स कहा गया। ये जल में घुलते नहीं हैं और अपनी सतह पर जल का अवशोषण करके एक आवरण कला बना लेते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं पांचवा चरण स्वतः उत्प्रेरक तंत्रों, जीन्स, वायरसों तथा प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति का था। अभी तक हमने देखा कॉन्जर्वेट के एंजाइम्स कुछ पदार्थों को परस्पर प्रतिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरित करके इनसे भिन्न प्रकार के पदार्थों का संश्लेषण प्रेरित करते थे। ऐसे कार्बनिक उत्प्रेरक भी होते हैं जो किसी विशेष पदार्थ को अन्य पदार्थों से अपना ही स्वद्विगुणन तथा अर्थात अपने जैसे ही पदार्थ का संश्लेषण करने हेतु प्रेरित करते हैं। तो पांचवें चरण में हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो कोलाइडल पार्टिकल्स से कॉन्जर्वेट्स बने, कॉन्जर्वेट्स से फिर आगे की प्रक्रिया होती है और जो प्रारंभिक जीव बने, प्रारंभिक जीव हम जिसको कह रहे हैं कि जो जिनमें सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता थी, स्वगुणित की, उनको प्रारंभिक जीव नाम दिया है। तो इस प्रकार जीवन की उत्पत्ति आदि सागर के जल में न्यूक्लियोप्रोटीन्स के वायरस जैसे कणों के रूप में हुई। आज से अनुमानतः 3.7 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी के इतिहास के प्री कैम्ब्रियन महाकाल में हुई और ये प्रारंभिक जीव परापोषी एवं अवायवीय थे। उसके बाद हम छठे चरण की बात करते हैं जिसमें प्रारंभिक कोशारूपी जीवों की उत्पत्ति हुई, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये छठे चरण में इनकी उत्पत्ति हुई, जिसमें हम ये देखते हैं कि किस तरह से जो प्रारंभिक जीव कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई है और ये प्रोकैरियोटिक्स जो सेल्स थी वो आदि सागर के जल में न्यूक्लियोप्रोटीन्स के कणों के बनने के बाद जो कलायुक्त जीव बने उनको प्रोकैरियोटिक जीव कहा गया। तो ओपेरिन के अनुसार जिन कॉन्जर्वेट्स में न्यूक्लियोप्रोटीन का संश्लेषण हुआ, जिन्होंने आदि सागर से इन्हें ग्रहण किया, वे ही प्रोकैरियोटिक सेल्स में बदले और इन्हीं में आगे जाके जीन म्यूटेशन हुआ, यानी जीन उत्परिवर्तन हुआ, फिर उनमें विशेष अंग बने और उसमें अंगों में विभिन्नताएं आई। तो इस प्रकार से ओपेरिन का जो सिद्धांत है वो ये कह रहा है कि आगे जाके जीवों में विभिन्नताएं आ गई। तो हम ये देखते हैं कि ओपेरिन जो सिद्धांत दे रहे हैं उसमें जीवों की क्रमशः प्रोकैरियोटिक सेल के रूप में उत्पत्ति हुई और इनकी रचना सरल थी। जैसे हम चित्र में देख रहे हैं, इनमें केंद्रक नहीं होता था, इसमें बस 1 या 2 न्यूक्लिक अम्लों के अणु के चारों ओर प्रोटीन्स तथा अन्य जटिल कार्बनिक यौगिकों का, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ऐसा कोलाइडल मिश्रण होता था। तो इस तरह से प्रोकैरियोटिक सेल्स का विकास हुआ। इसके बाद 7वें चरण में स्वपोषण की उत्पत्ति, यानी स्वपोषण यानी कि जब कोई भी जीव उत्पन्न होता है तो उसमें पोषण आवश्यक होता है, लेकिन ये ऐसे जीव थे जो स्वपोषित थे, प्रोकैरियोटिक सेल्स थी। तो इस कल्पना के अनुसार जो 7वां चरण है उसके अनुसार आदि सागर की बैक्टीरिया जैसी पूर्व केंद्रीय कोशिकाएं पहले परपोषी थी, क्योंकि उन्हें अपने मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक सभी कार्बनिक पदार्थ जल में उपलब्ध थे, बस उनको ऊर्जा उत्पादन हेतु पदार्थों के श्वसन के लिए स्वतंत्र O2 उपलब्ध नहीं थी। अतः ये कार्बनिक यौगिकों के किण्वन अथवा अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करती थी। तो 7वें चरण में हमने देखा कि किस तरह से पोषण की उत्पत्ति हो गई। इसके बाद 8वां चरण होता है। 8वां चरण में यूकैरियोटिक सेल्स यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स से यूकैरियोटिक सेल्स का विकास हुआ
और ये इनमें वायवीय श्वसन जटिल पाया गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ओपेरिन ने 8 चरणों से जीवों की उत्पत्ति को बताया। अब हम देखते हैं स्टेनले मिलर का प्रयोग। स्टेनले मिलर ने अपना प्रयोग किया जो वो ओपेरिन और हेल्डेन की कल्पनाओं के आधार पर ही किया। तो ओपेरिन और हेल्डेन ने जो अपने सिद्धांत रखे उसका प्रायोगिक आधार नहीं था, यानी कि उन्होंने कोई इसका प्रैक्टिकली कोई भी सबूत नहीं दिया था। 1953 में स्टेनले मिलर ने प्रारंभिक पृथ्वी अवस्था में एमिनो अम्लों का उत्पादन संभव लेख प्रकाशित कर ओपेरिन व हेल्डेन के विचारों का समर्थन किया। अर्थात मिलर ने उनके विचारों को लिया और उसको सिद्ध करके दिखाया प्रैक्टिकली। स्टेनले मिलर ने अपने गुरु हैरोल्ड यूरे के निर्देशन में एक बहुत ही अच्छे प्रयोग की योजना तैयार कर उसे क्रियान्वित किया था। मिलर ने पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल जैसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देखा कि ओपेरिन ने जैसा कहा था, जो 8 चरणों में कहा था, वैसा संभव है क्या। और इसके लिए मिलर ने एक विद्युत विसर्जन उपकरण बनाया। तो ये विद्युत विसर्जन उपकरण स्टेनले मिलर का था। तो अमेरिकी वैज्ञानिक स्टेनले मिलर ने अपने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन के रासायनिक संयोग से अनेक कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। अर्थात इस प्रयोग में जैसा ओपेरिन ने कहा था ऐसा सिद्ध हुआ कि जो सर्वप्रथम परमाणु से अणु बनेंगे और उसके बाद कोलाइडल पार्टिकल बनेंगे। तो ये मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन जीवन के लिए आवश्यक थे तो वो बने। इन रासायनिक क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हुई, जैसे विद्युत विसर्जन, पराबैंगनी किरणें और ज्वालामुखी। तो ये सब सिद्ध करने के लिए मिलर ने 5 लीटर के फ्लास्क में, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन का गैसीय मिश्रण 2:1:2 के रेशो में लिया, यानी कि 2 भाग मीथेन, 1 भाग अमोनिया और 2 भाग हाइड्रोजन का उन्होंने लिया। जो फ्लास्क था उसमें आधा लीटर के फ्लास्क में उन्होंने जल लेके उबालने का प्रबंध किया तथा इसकी वाष्प का संबंध बड़े इलेक्ट्रोड के मध्य 1 सप्ताह तक तीव्र विद्युत धारा प्रवाहित की। यहाँ हम देखेंगे कि ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यानी कि तीव्र विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और पानी यहाँ फ्लास्क में बॉईल हो रहा है। बड़े फ्लास्क के दूसरे सिरे का संबंध एक यू नली से होकर छोटे फ्लास्क से किया। बड़े फ्लास्क व यू नली के बीच की नली को एक कंडेंसर से होकर निकाला। कंडेंसर हम देख रहे हैं जिसमें ठंडा वाष्प ठंडी होकर द्रव में बदल रही है। प्रयोग के पश्चात उन्होंने यू नली में गहरा लाल सा गंदला तरल पदार्थ देखा। ये यू नली है और जिसमें उन्होंने बिल्कुल गहरा लाल सा गंदला तरल पदार्थ देखा। इस पदार्थ के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि इसमें अनेक प्रकार के कार्बनिक यौगिक युक्त जल जो थे वो उपस्थित थे। एमिनो अम्ल, सरल शर्कराएं तथा अन्य कई प्रकार के कार्बनिक पदार्थ उपस्थित
थे। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे एमिनो अम्ल हैं, एलानिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, यूरिया अम्ल भी हैं, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। तो ये सभी इस प्रयोग से प्राप्त हुए। तो इनके एक्सपेरिमेंट से क्या निकल के आया कि पृथ्वी के जीवन की उत्पत्ति के समय आदि वातावरण में हाइड्रोजन की उपस्थिति ज़्यादा थी, अतः वातावरण अपचायक था, यानी कि उसमें ऑक्सीजन कम थी। जीवन की उत्पत्ति के फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण, स्वपोषी आदि कोशिकाओं का विकास हुआ और तब जो प्रकाश को ले सके ऐसी सेल्स का विकास हुआ। प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप मुक्त ऑक्सीजन के कारण, और उस वक्त जो सेल्स थी उन्होंने ऑक्सीजन जो फ्री की और उसके कारण वातावरण में ऑक्सीजन उपस्थित हुई और इसे ऑक्सीजन क्रांति कहा गया। और इसके फलस्वरूप बहुत सारे परिवर्तन हुए। ऑक्सीजन के आने से जीवों में ऑक्सीश्वसन होने लगा और कम भोजन करके अधिक ऊर्जा उपलब्ध होने लगी और जैव विकास हुआ। तो ऑक्सीजन के आने से बहुत सारे चीज़ों संभव हो गई, बहुत सारा वातावरण बदल गया। ऑक्सीजन ने मीथेन से क्रिया करके CO2 तथा जल का निर्माण किया और जिससे प्रकाश संश्लेषण हेतु CO2 अधिक मात्रा में उपलब्ध हुई। ऑक्सीजन से अमोनिया ने क्रिया करके N2 जल का निर्माण किया और आधुनिक वायुमंडल में हम जानते हैं कि 78.79% नाइट्रोजन पाई जाती है। यह O2 की ज्वलनशीलता को नियंत्रित करने में सहायक होती है, यानी कि 78% जो नाइट्रोजन है वो हमारी जो ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता है उसको कम कर देती। ऑक्सीजन से ओजोन का निर्माण हुआ और यह ओजोन हमारे लिए आज भी एक रक्षात्मक आवरण है। इसी तरह से इस ऑक्सीजन के कारण वातावरण ऑक्सीकरक हो गया और इन परिवर्तनों के फलस्वरूप पृथ्वी पर कार्बनिक पदार्थों का स्थायित्व समाप्त हो गया और स्वतः जनन की संभावनाएं समाप्त हो गई। तो यहाँ पर बिना ऑक्सीजन के अब पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति संभव नहीं हुई। अब तो मिलर के प्रयोग द्वारा ऑपेरिन के रासायनिक विकास की परिकल्पना की पुष्टि होने से इस सिद्धांत की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई। यानी कि मिलर का प्रयोग ऑपेरिन के सिद्धांत के अनुसार ही था और उसने उसकी वैल्यू बढ़ा दी। प्रयोग से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कहा जाने लगा है कि जल की अनुपस्थिति में भी वायुमंडल में जीवन के घटकों का संश्लेषण संभव है। मिलर के प्रयोग से पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण में कार्बनिक अणुओं के बनने की बात समझ में आ गई थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से ऑपेरिन के सिद्धांत और स्टेनले मिलर के सिद्धांत से जीवों की उत्पत्ति के बारे में हमको विस्तृत जानकारी मिलती है। और ये हमारे वैज्ञानिकों जो ऑपेरिन और हल्डाने और स्टेनले मिलर के प्रयोग से